Hello student. Now the next topic after molecularity, effect of temperature on rate of reaction. This is very important topic and there is the full explanation of Arrhenius equation. तो देखो in most of the reaction on increasing temperature rate constant or rate increases because of rate is directly proportional to K. तो K increases it means rate increases. तो temperature increases on increasing the temperature. On increasing the temperature, the rate constant or rate is also increases. So you know very well rate is equals to K concentration की power n. तो अप्रोक्स डिपेंडेंसी देखो क्या होता है, एक अप्रोक्स और एक हम सीखेंगे परफेक्टली. तो देखो जनरली बुक में क्या लिखा होता है, K ऑन T का रिलेशन जनरली ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. जनरली अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर करते हैं तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल्स हो जाता है. सपोज डबल्स हो जाता है. यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट का रोल है. तो जितना टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया होगा उसी के हिसाब से हमको के को देखना है. तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का फॉर्मूला होता है टी. पहले तो हम ये लिखते हैं के टी डिग्री सेंटीग्रेड और उसी टी में कितना ऐड किया मैंने 10 डिग्री. देखो लिखा है ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर और इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 25 और इसका कितना होगा 35. सपोज यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक 25 में और एक 35 में. तो जो 35 में होगा यानी 10 डिग्री बढ़ रहा है, 10 डिग्री इंक्रीज करे तो वो रिएक्शन क्या होगा जस्ट डबल हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे देखो बुक में लिखा, यहाँ पे मैंने 2 और 3 लिखा है. अगर यहाँ पे अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर सपोज 2 दिया है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लेते हैं इसका कॉफिशिएंट है, इसका रेट कांस्टेंट के है. तो 20 पे कितना हो जाएगा डबल होने पर 2. 30 पे क्या होगा इसका डबल क्या होगा 4. 40 पे इसका डबल क्या होगा 8 और 50 पे इसका डबल क्या होगा 16. अगर 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट तो रेट कांस्टेंट 10 डिग्री पे कितना था के, 3 टाइम्स में कितना हो गया 3 के. 30 पे कितना हो गया इसका जस्ट डबल 9 के और 40 पे इसका जस्ट डबल क्या हो गया इसका ट्रिपल 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81. तो इसमें ट्रिपल हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है डबल. देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16. तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के. अगर रेट बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे रेट के की जगह रेट पूछा होता तो रेट में भी यही कंसेप्ट होता क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के. तो जनरली ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल्स. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे. तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के. तो टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो कोफिशिएंट के कितना होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा जस्ट डबल हो जाएगा. Clear all of you? Okay. Now the question is there. Suppose for a particular reaction temperature coefficient is 2. If the rate of reaction is 20 degree is x. Find rate at 80 degree. देखो 20 डिग्री पे इसका कितना है x है तो 30 पे कितना होगा डबल है ना टेम्परेचर कॉफिशिएंट. 40 पे कितना होगा इसका डबल 4. 50 पे इसका डबल कितना होगा 8. 60 पे इसका डबल कितना होगा 16. 70 पे इसका डबल कितना होगा 32. 80 पे इसका डबल कितना होगा 64. तो रेट एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो रहा है 64x टाइम इंक्रीज हो रहा है. अब देखो एक्यूरेट डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी K ऑन T. तो ये अर्नियस इक्वेशन का फॉर्मूला पड़ा है. K इज अ रेट कांस्टेंट, A इज अ व्हाट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट और की पावर माइनस EA बाई RT. यही क्या है हमारा अर्नियस इक्वेशन. देखो क्या बोल रहा है K और T के बीच में ग्राफ बन रहा है. तो जनरली अभी मैंने बताया था K इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. तो ये देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है. दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका. E की पावर माइनस EA बाय RT इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो ये कुछ ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ऐसे नहीं जाएगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा. तो याद रखना इसका ग्राफ K वर्सेस T के बीच में है. तो K इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है. तो K इज व्हाट रेट कांस्टेंट, A इज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, Arrhenius फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. E इज व्हाट एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, E इज व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी यूनिट होगी जूल पर मोल एंड R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी यूनिट हमें जिसकी वैल्यू रखनी है 8.314 जूल पर मोल केल्विन या एंड टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन. तो देखो अब यहाँ पे हमें अर्नियस इक्वेशन को समझने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा कोलिजन थ्योरी. तो कोलिजन में क्या होता है, सपोज यू हैव A2 प्लस B2 गिव्स 2AB. तो देखो इसमें जरूरी नहीं कि सभी मॉलिक्यूल्स एक साथ क्या हो कोलाइड हो. तो नॉट ऑल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव. सभी मॉलिक्यूल्स जरूरी थोड़ा है कि ये AB बनाए. तो देखो
फॉर इफेक्टिव कोलिजन यहां पर दो चीजें हमें सीखनी है, एक ओरिएंटेशन वेरियर और दूसरा एनर्जी वेरियर। तो एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन भी है। तो देखो इफेक्टिव कोलिजन कैसे होता है, कोई भी अगर जैसे मान लो बहुत सारे ए और बी को आपने मिक्स किया तो जरूरी थोड़ा है कि सभी मॉलिक्यूल मिलकर ए बनाएंगे। कुछ मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन और उसका एनर्जी वेरियर क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो सभी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होकर ए बी नहीं बनाएंगे। अब देखो कैसे। द फर्स्ट पॉइंट इज द ओरिएंटेशन वेरियर। तो देखो सपोज अगर इस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन इस तरफ है और बी का इस तरफ है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कर जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये इफेक्टिव कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन। बराबर इसमें क्या हो रहा है, एकदम परफेक्टली ये क्या हो रहा है, कोलिजन कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो इस टाइप के मॉलिक्यूल अगर होते उसके अंदर, तो सिर्फ ये ए और बी करते, ये और ये वाला नहीं कर पाता, तो इसका इफेक्टिव कोलिजन नॉट इफेक्टिव कोलिजन देगा ये। तो जिसका हेड ऑन कोलिजन अच्छा होगा उसका ओरिएंटेशन वेरियर क्या होगा, अच्छा, और वो इफेक्टिव कोलिजन देगा, यानी उसका प्रोडक्ट डेफिनेटली बनेगा। अब दूसरा क्या है, एनर्जी वेरियर। देखो एनर्जी वेरियर ध्यान से समझना, ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखो कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है, देखो इसके ऊपर है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर ये नीचे की तरफ होता प्रोडक्ट तो वो होता है एक्सोथर्मिक, तो कुछ भी हो सकता है। तो देखो रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो देखो इस रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखना, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे यूज हो रहा है, और जैसे ही ये यहां पे पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, तुरंत क्या देगा, प्रोडक्ट दे देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर हुआ। एनर्जी वेरियर क्या हुआ, ये इसका एनर्जी वेरियर है, जब तक कि ये एनर्जी वेरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। तो पहला है ओरिएंटेशन वेरियर, दूसरा है एनर्जी वेरियर। अब इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो देखो ये पूरा यहां से लेकर नीचे तक ये होता है इसका ईटी, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, और रिएक्टेंट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ई इज इक्वल टू ई टी माइनस ई आर कर दो तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। क्लियर 100%, क्लियर 100%, ओके। अब देखो एक ग्राफ और है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा अर्नियस इक्वेशन का फॉर्मूला बनता है। देखो सपोज ये पहला वाला ग्राफ देखो, इसको अभी कंसिडर मत करो, ये पहला वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, ये तो देखो ये ग्राफ जो दिख रहा है, तो क्लास 11 वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो देखो ये इसका पॉइंट क्या हुआ, सबसे मोस्ट प्रोबेबल है। यहां पे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन देखो ये पॉइंट पे आने के बाद ये कांस्टेंट हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या है इसका, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी यही इसका एनर्जी वेरियर है। इस पॉइंट पे आने के बाद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, देखो कांस्टेंट हो रहा है। क्लियर, इस पॉइंट पे नहीं हो रहा है, यहां पर तो देखो अभी इंक्रीज हो रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फिर यहां पे आने के बाद देखो कांस्टेंट हो गया। तो ये जैसे ही इस लाइन को ये क्रॉस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी वेरियर, तो यहां पे इसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा। क्लियर। अब वही चीज है T2 टेम्परेचर पे, देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो देखो ग्राफ में नीचे की तरफ जा रहा है, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो देखो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी, यही क्या है हमारा e की पावर माइनस EA बाई RT जो आपको मिलता है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इसके इक्वल है। तो रेट की जगह पर, जैसे हमने रेट की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, के, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो देखो जैसे ही मैंने के प्रोपोर्शनल आया तो ए लग गया, तो ए डॉट ई यही मिल गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का, सॉरी अर्नियस इक्वेशन का फॉर्मूला। क्लियर। तो जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा। जैसे ही ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करेगा वहां पर क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बहुत अच्छा मिलेगा। क्लियर। तो देखो जनरली इसका इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ln, ठीक है। अब जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, ln के ln a। अब इसको इधर लेके आए तो माइनस EA बाई RT, और लॉग बेस ई का क्या होता है इंटीग्रेशन 1,
तो देखो ये 1 हो गया, तो ये आ गया फॉर्मूला। अब इसी को हम ln इज इक्वल टू क्या होता है, log बेस e, तो इसको हम log बेस e के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? ओके ओके। अब देखो जनरली इसका अगर हम ग्राफ देखें, ln k माइनस ए बाई आर 1/t ln a, तो देखो किस किस के बीच में बन रहा है, ये y एक्सिस में है और x एक्सिस में क्या है 1/t। स्लोप कैसा बन रहा है, नेगेटिव, देखो नेगेटिव है, माइनस ए बाई आर, और ये क्या है इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, क्लियर? इंटरसेप्ट हो रहा है ना, देखो ना। अब ln को हम अगर ln को हम log बेस e के भी ले सकते हैं और e को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो देखो मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड कर दिया 2.303 से, तो वही फॉर्मूला बन गया। देखो वही सेम है दोनों, बस यहाँ पे log बेस 10 k है, 1/t, सेम ग्राफ है। यहाँ पे EA बाई आर था, यहाँ पे EA बाई 2.303 आ रहा है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। स्लोप यहाँ पे आपको ऐसे ग्राफ दे दिया, उसमें यहाँ पे 60 डिग्री दिया, तो आपको पता है हमेशा हम इधर वाले का फाइंड करते हैं, तो 120। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा कितना है 120। फॉर्मूला क्या है इसका स्लोप का, माइनस EA बाई 2.303 आर की वैल्यू 8.314। 120 का क्या होता है -√3, माइनस माइनस कैंसिल, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो। क्लियर? ओके। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 100। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब ए वाला दिया हुआ है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। एंड एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, फाइंड रेट कांस्टेंट। देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये याद रखना कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो वहां पे इसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब इसका फंडा दूसरा हो जाएगा करने का। तो देखो सिंपल वही फॉर्मूला है, रख दिया log ए की जगह पे अपने प्री फ्रीक्वेंसी फैक्टर कितना 100 रख दिया। log 100 की वैल्यू क्या होती है 2, सबको पता है। तो जैसे इसको वेरिफिकेशन करोगे तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 10 की पावर 1 यानी 10। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज गिवन, इतना गिवन है। तो देखो ये log बेस 10 है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये बाय ये अपॉन 2.303 RT वाला कंसेप्ट है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 70 मिनट्स। देखो फर्स्ट ऑर्डर का दिया है तो यू नो द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर T हाफ गिवन है, रख दो। तो 0.69 को हम अप्रोक्सीमेटली 0.7 भी मान सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया 10⁻²। अब k की जगह पे इसको पुट कर दो, तो -2 आ गया, log 10 की वैल्यू 1, 10 रख दो, T निकाल दो, यहां से T आ जाएगा 1000 केल्विन। क्लियर? अब देखो ये है आपका जो आपके बुक में भी गिवन है, रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो K1 के लिए टेम्परेचर मान लो T1 है, K2 के लिए टेम्परेचर T2 है। तो याद रखना K2 हमेशा K1 से ज्यादा होगा, अगर नहीं होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और T2 हमेशा T1 से ज्यादा होगा। तो दोनों को हमने एक बार log K1 और टेम्परेचर T1 पे निकाला, दोनों फॉर्मूले को। तो वेरिफिकेशन करने के बाद इसका जो फॉर्मूला बन रहा है ये माइनस है, माइनस किया मैंने, डिवाइड नहीं है। तो जनरली इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है ये। अब यहां पर देखो एजम्पशन क्या है, EA एंड A आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर 1/T2 माइनस 1/T1 कर दोगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा आपका रॉन्ग। ऐसे ही न्यूमेरिकल दिया है, फॉर 27 में K1 की वैल्यू इतनी, फॉर 127 में इतनी, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, करने के बाद इसका एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर दो। क्लियर? इजी? अब देखो एक्सेप्शनल क्या है इसमें, एक्सेप्शन क्या है। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, याद रखो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट में डिक्रीज एंड इट मे नॉट फॉलो अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस क्या बोलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है। जहां पे आपको बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन दिख जाए वहां पर ये एक्सेप्शन मानना उसको, वहां पे रेट क्या होता है, डिक्रीज भी होता है। देखो आप लोग देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में हम लोग मैक्सिमम चीजें फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया अटैक करते हैं और वो चीज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कूलिंग रहेगा तो उस पर बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएंगे। तो देखो बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं अप्रोक्सीमेटली वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में भी अटैक कर सकते हैं। 45 हो गया, 35 हो गया, थोड़ा बहुत 55 तक में भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम उसको कूल कर दे तो इन्वर्जन टेम्परेचर है, तो देखो यहां पे रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक टेम्परेचर के बाद फिर वो क्या करने लगता है, टेम्परेचर
देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जहां दिख जाए वहां पर इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ NO। जब NO का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो नेगेटिव स्लोप बन रहा है, यानी क्या हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर के साथ साथ रेट क्या हो रहा है, नेगेटिव कोफिशिएंट कर रहा है। और नेक्स्ट है एक्सप्लोजन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोजन तो किसी को फॉलो नहीं करता। देखो जब भी हम किसी एक्सप्लोजिव चीजों को हम करते हैं यूज, तो क्या होता है, इसका रेट कांस्टेंट पहले बढ़ता है, फिर अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन में ये डिपेंड ही नहीं करता है इस इक्वेशन को। क्लियर? ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो इसमें ही आपको समझना है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन देखते हैं। तो देखो जब भी आपको सिंपल एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन दिख जाए तो वहां पे कभी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। अब इंटरमीडिएट कैसे बनता है वो नेक्स्ट ग्राफ में समझोगे आप। देखो रिएक्टेंट जैसे ही इस ट्रांजिशन रिएक्टेंट से ट्रांजिशन एनर्जी में पहुंचने को क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितना इसको एनर्जी प्रोवाइड मिल रहा है उस एनर्जी पर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है। देखो यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। इंटरमीडिएट में देखना ग्राफ पीछे आपको समझ में आएगा। तो देयर इज नो इंटरमीडिएट, तो रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो ये ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली है क्या, इस पॉइंट पे जहां ये पहुंचेगा तुरंत ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, मतलब बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। तो देखो A2 प्लस B2 आपस में रिएक्ट करके AB बना रहे हैं। एक्चुअली में ये दोनों कर क्या रहे हैं अंदर, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये बहुत ही शॉर्ट लाइफ का होता है, ये तुरंत बनता है, तुरंत फॉर्मेशन कर देता है, शॉर्ट लिव होता है। अब देखो रेट लॉ, हम जनरली अभी हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो A गिव्स प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे लिखा है RDS या फिर एलिमेंट्री लिखा है तो डायरेक्टली आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे जितना इसका कोफिशिएंट दिया उतना ही रख दो। तो अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो याद रखना उसकी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है और एनर्जी वेरियर भी प्रॉपर हो रहा है। सपोज A प्लस B है, इसके आगे रेडियस लिखा है और इसी में लिख दिया कि एलिमेंट्री है, तो डेफिनेटली ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। देखो A की पावर 1 B की पावर 1, इसकी भी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होगा। देखो तीसरा वाला देखो, इसमें भी बोल दिया कि एलिमेंट्री है तो A की पावर 1 और B की पावर 2, यानी मॉलिक्युलरिटी भी 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3। मॉलिक्युलरिटी कभी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, पीछे बताया मैंने। तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सपोज A और 2B है तो इसका मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है, साइमल्टेनियस कोलिजन हो रहा है, यानी इनके अंदर बहुत ही अच्छा एनर्जी वेरियर भी है, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी लेकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। क्लियर? अब देखो एक रिएक्शन ये भी है एलिमेंट्री, तो इसका भी मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम। अब सपोज इस टाइप का रिएक्शन दिया है और इसके रेट में कुछ ऐसा लिखा है, तो देखो यहाँ पे A1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन। अब यू नो वेरी वेल मॉलिक्युलरिटी कभी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो देखो अगर इस रिएक्शन में देखो कितने हैं 3 to 5, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इट मींस दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन, सच रिएक्शन अकर्स इन सेवरल स्टेप, मतलब बहुत सारे स्टेप में होता है, वेयर ईच स्टेप इज एलिमेंट्री। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भले ही 3 स्टेप या 4 स्टेप में हो रहा है, उसमें जितने भी स्टेप हैं दीज आर एलिमेंट्री स्टेप, यानी उसकी हम मॉलिक्युलरिटी फाइंड कर सकते हैं, उसी का ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। आगे समझोगे। मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड, देखो लिखा भी है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप कैन बी डिफाइंड, ईच स्टेप का यानी इज इक्वल्स टू लेस देन 3। ओवरऑल रेट इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब हम रेट उसी का फाइंड करेंगे जिसमें RDS या स्लोएस्ट रिएक्शन दिया हो। देयर विल बी इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटरमीडिएट भी फॉर्मेशन होता है इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इंटरमीडिएट शुड नॉट बी अपेयर इन रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट को कभी भी हम लोग रेट में नहीं लिखेंगे या डिफाइन नहीं करते। तो देखो यहां पर कुछ ग्राफ ऐसा बना हुआ, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब ध्यान से समझना है, यहां पर देखो रिएक्टेंट से पहले ये ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, EA1। A से B तक की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, EA2। और B से प्रोडक्ट तक की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, EA3। एग्जाम में XYZ भी दे सकता है। तो ये इसकी क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, ये सेकंड और ये थर्ड।
अब यहां पे समझना है आपको क्या है एक्चुअल में। तो देखो जहां पर आपको ए और बी दिख रहा है वो क्या है, इंटरमीडिएट। कैसे समझोगे, देखो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, अब इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। सपोज आर से बना ए, इसकी रेट कांस्टेंट क्या मान लिया, K1 स्टेप 1 एलिमेंट्री। फिर ए से बना बी स्टेप 2 एलिमेंट्री। फिर बी से बना प्रोडक्ट स्टेप 3 एलिमेंट्री। देखो तीनों कैंसिल हो रहा है, यही बन रहा है रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर ए और बी क्या है, ए और बी, देखो ए और बी क्या है, यही है हमारा इंटरमीडिएट। जो आपको ऐसे दिखे वो क्या है, इसका इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट को कभी भी हम इन्वॉल्व नहीं करते। अब इस रिएक्शन में अगर हमको क्लासिफाई करना हो कि हमारा मेन कौन सा होगा रेट, तो देखो इसके आगे लिखा है आरडीएस। आरडीएस स्टेप को ही हमें काउंट करना है, क्योंकि कभी भी हम इंटरमीडिएट को इन्वॉल्व नहीं करते। तो देखो इसका रेट क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली फॉर दिस रिएक्शन। सबका एलिमेंट्री बना सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरडीएस इसका होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसी का हम फाइंड करेंगे। तो रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 1। अब देखो कैसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब क्यों हम इसको ही ले। तो देखो रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, कहीं पे आपको ए और बी दिख रहा है नहीं, मतलब रेट कांस्टेंट जो हमारा बनेगा या रेट इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। जहां पे रेट दिख जाए या प्रोडक्ट दिख जाए, रिएक्टेंट दिख जाए या प्रोडक्ट दिख जाए। लेकिन इस रिएक्शन में कहीं भी आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिख रहा है नहीं, इसमें तो दिख रहा है रिएक्टेंट। या क्लियर। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी स्टेप 2 ए से बी बन रहा है, मिनिमम एनर्जी इसकी देखो ए से बी बनने में। तो वो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम दिखे वो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। हमें हमेशा किसको देखना है, आरडीएस यानी स्लो स्टेप को। स्टेप 1 देखो रिएक्टेंट टू ए बन रहा है मैक्सिमम, यानी यहां पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसकी, मैक्सिमम। तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्लोवेस्ट। जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम दिख जाए, याद रखो वो रिएक्शन क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप। क्लियर, ओके। अब देखो एक रिएक्शन यहां पे दिया हुआ है 2a + 3b गिव्स, तो इससे a से b बना, ए बी से b बना, ये गिवन होगा, टेंशन मत लो। अब देखो इस क्वेश्चन में ही स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 दिया है, और तीनों ही क्या है हमारे एलिमेंट्री, तीनों की मॉलिक्युलरिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन में पहले में दे दिया आरडीएस। अब आप जब भी आरडीएस दिया तो पहले आप चेक करो कि रिएक्टेंट में आपका ए और बी है कि नहीं। देखो ए और बी है, इसका मतलब ये इसका आरडीएस स्टेप होगा। अब ध्यान दो, हमें रेट किसका फाइंड करना होगा, ओनली फॉर दिस फर्स्ट वाले का, क्योंकि इसी में क्या है, ए और बी है। हम ये नहीं ले सकते थे, अगर ये लेते देखो ए बी है ही नहीं इसमें, तो यहां पे होगा K1, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, ए की पावर 1 बी की पावर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2। अब एलिमेंट्री तो सबका निकाल सकते हैं, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2, इसकी 2 और इसकी 3। क्लियर। सेम ऐसे भी ये रिएक्शन है, इसको आप लोग करके देखो। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस न्यूमेरिकल को। अब देखो यहां पे इक्वेशन गिवन होगा, पूछेगा रेट लॉ, ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट। अब देखो इक्वेशन 1 में a + b, इसमें भी a + b है, ए बी, लेकिन ये दे दिया फास्ट। स्टेप 2 में ए बी बी, ए बी टू स्लो, यानी ये आरडीएस, यानी इसी पे हमें फोकस करना है, और ये तीसरा है। लेकिन अब आप ये सोचो कि ये रिएक्शन क्या दे सकता है, क्योंकि यहां पर तो ए बी बी है ही नहीं, बी तो है लेकिन ए बी नहीं है, लेकिन इसी को इन्होंने आरडीएस बोला है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या कंसेप्ट फॉलो करना है, जस्ट देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप इसी का रेट लिखो, R इज इक्वल टू K2 कांस्टेंट एंड ए बी की पावर 1 बी की। तो ए बी क्या है इसका, देखो ए बी इसका इंटरमीडिएट होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये रिएक्शन में है नहीं, इसका मतलब ये ए बी इसका इंटरमीडिएट, यानी इसको हमें यहां से हटाना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तब तो अच्छा है, नहीं गिवन है तो आपको क्या समझना है। देखो ए और बी इस रिएक्शन में है, इसका मतलब इस रिएक्शन में कुछ ये रिवर्सिबल फॉर्म में गिवन होगा, देखो ऐसे। तो अभी इसका रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 है, तो यहां पे एज्यूम दैट स्टेप 2 बी रिवर्सिबल रिएक्शन। तो a + b K1 K4 मान लो, इसको इस तरफ जा रहा है तो K1, इधर आ रहा है तो K4। अब तुम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, या तुम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 में पढ़ा था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखो K इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो रखा मैंने। अब K इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन। देखो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड लिख सकते हैं K1/K4।
अब K1 बाई K4 के EQ की जगह पे लिखेंगे तो AB अपॉन AB। अब AB हमें यहां से निकाल लो, रख दो, देखो AB निकाला तो AB आ गया। अब इस की वैल्यू इसमें पुट कर दो, AB की वैल्यू देखो पुट किया तो K2 K1 बाई K4 A और यहां 2B है। तो देखो इस रिएक्शन में अब आपको क्या मिल रहा है, A और B ही तो दिख रहा है, यानी इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी क्या था, A और B, AB तो अब दिख नहीं रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे AB दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा क्या होगा इसका K इफेक्टिव। अब इसका देखो रेट लॉ निकाल लो, रेट लॉ ये है, ऑर्डर कितना है 1 + 2 3 और रेट कांस्टेंट क्या है K2 K1 बाई K4। क्लियर? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन सेम यही है, इसमें भी वही आपको फॉलो करना है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना। ओके, क्लियर? ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, थैंक यू।